अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सिस्टिक डिजीज़ ऑफ द किडनी। ठीक है, अब सिस्टिक डिजीज़ में हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं किडनी की। या तो सिंपल सिस्ट बनेगा या तो हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगी। ठीक है, जिसमें अडल्ट टाइप और चिल्ड्रन टाइप आ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास मेडुलरी स्पंज किडनी डिजीज़ आ जाती है और फिर मेडुलरी किडनी सिस्टिक डिजीज़ आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स की होती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक बच्चों वाली होती है और एक अडल्ट वाली होती है। ठीक है, अब जो बच्चों वाली होती है ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, बच्चों वाला। ठीक है, बच्चों वाला ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये अर्ली एज में ऑब्वियसली हो रही है ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट वन है, वो हमारे जो है वो लेट स्टेज ऑफ लाइफ में होती है। ठीक है, और जो अडल्ट टाइप है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ना जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है ना, इसमें बेसिकली हमारे जो वो होते हैं ना, सीलियाज होते हैं जो हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सीलिया जो होते हैं ना वो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन से मिल के बनते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पॉलीसिस्टिन 1 होता है, पॉलीसिस्टिन 2 होता है, इसके अलावा न्यूरोसिस्टिन वगैरह होते हैं। ठीक है, और पोलीडेक्टिन वगैरह होता है गैस। ठीक है, बट फॉर नाउ आप सिर्फ पॉलीसिस्टिन 1 पॉलीसिस्टिन 2 याद रख लो। ठीक है, अब पॉलीसिस्टिन 1 जो होता है ना उसके लिए हमारे पास एक जीन चाहिए होता है। ठीक है, PKD1 जीन, और पॉलीसिस्टिन 2 के लिए PKD2 जीन चाहिए होता है। अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये पॉलीसिस्टिन 1 नहीं बनेगा, और अगर 2 में आई तो पॉलीसिस्टिन 2 नहीं बनेगा। ठीक है, अब पॉलीसिस्टिन 1 का बेसिकली मैकेनोसेंसिंग एक्शन होता है। ठीक है, और जो पॉलीसिस्टिन 2 होता है ना उसका बेसिकली कैल्शियम जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है ना थ्रू द ट्यूब्यूल्स, वो इसका फंक्शन होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये काम नहीं करेंगे तो मैकेनोसेंसिंग भी नहीं होगी और कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो PKD1 की म्यूटेशन 85% लोगों में होती है, PKD2 की म्यूटेशन 15% लोगों में होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एंड स्टेज किडनी डिजीज़ जो होती है, रीनल डिजीज़, उसमें हमारे पास 50% लोग जो हैं उनको PKD1 म्यूटेशन होती है। ठीक है, अच्छा जी, और ये हमारे पास जो है वो, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास और ये किन लोगों में होती है, 52 एयर बेसिकली मीन अगर हम ले लें। ठीक है, और जो PKD2 की म्यूटेशन है ना एंड स्टेज किडनी डिजीज़, वो हमारे पास तकरीबन जो है वो माइनर बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में, और ये हमारे पास जो है वो 69 एज मीन अगर हम ले लें। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ना तो इसमें क्या होगा, एक तो पेशेंट का वेक पेन होगा। वेक पेन मतलब बस हल्का फुल्का पेन होगा। किधर होगा, ये जो लंबर रीजन नहीं होता, इसको हम लॉइन रीजन भी कहते हैं, इसको हम लंबर रीजन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेन होगा। ठीक है, और एब्डोमेन में भी पेन होगा। ठीक है, लेकिन वो हल्का फुल्का होगा। ठीक है, और वो क्यों होगा, किडनी में कोई मास है, ऑब्वियसली ज़ोर पड़ेगा तो पेन तो होगा। ठीक है, अगर ये सिस्ट जो है वो फट जाए, हेमोरेज हो जाए, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सवेर दर्द होना शुरू होगा पेशेंट को। अब ये सिस्ट फट गया, ऑब्वियसली वो सिस्ट से खून निकलेगा और वो यूरिन के फॉर्म में निकलेगा बाहर, तो हीमोचूरिया होगा पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक में हमारे पास जो है वो सिस्ट बन सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकती हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इवन किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमारे पास इस पेशेंट में ना क्लिनिकल बायलैटरली हमारी किडनी जो है वो बायलैटरल मतलब दोनों किडनीज जो हैं वो हमारे पास इनलार्ज होती हैं जब आप प्लॉटमेंट टेस्ट करते हो या हमारे पास बायमैनुअल किडनी की एग्जामिनेशंस करते हो। ठीक है, अब इसकी एसोसिएशंस होती हैं कुछ इस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की। इसकी हमारे पास अगर कोई पेशेंट है सिस्टिक, वो है हेपेटिक सिस्ट है, या हमारे पास जो है हेपेटोमेगाली है। ठीक है, उनके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन में जो हमारे पास सेरेब्रल आर्टरीज वेसल्स की जो है वो एन्यूरिज्म्स होती हैं, बेरी एन्यूरिज्म, उन पेशेंट में हो सकते हैं। इसके अलावा माइट्रल और आयोटिक रिगर्जिटेशन भी जिनमें हो, उनमें भी हमारे पास जो है वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है,
फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर लेनी है, क्लिनिकल फीचर्स देख लेना, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि सिस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने KUB करवाना है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब KUB अल्ट्रासाउंड में अगर 15 से लेकर 39 साल के बीच में बंदा है ना, तो उसमें एटलीस्ट 3 सिस्ट होने चाहिए एक किडनी में, ठीक है। फिर इसके बाद अगर 40 टू 59 के बीच में है, ठीक है, तो दोनों किडनी में 2-2 सिस्ट होने चाहिए, टोटल 4, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो 60 से ऊपर का बंदा है ना, तो हमारी दोनों किडनी में 4-4 सिस्ट होने चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल डिसीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग MRI करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं PKD1 PKD2 म्यूटेशन के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग RFT करते हैं, जिसमें BUN वगैरह क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होता है। इसके अलावा ब्लड प्रोफाइल करते हैं, जिसमें आपका हेमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बना रही होती है, और इन्फेक्शन है तो ESR ज़्यादा होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है ना, देखो सबसे पहले आपकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है इस सिस्ट के लिए, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को आपने बेड रेस्ट पे डालना है। बेड रेस्ट के बाद आपने एनाल्जेसिक्स दे देनी है, एंटीबायोटिक्स दे देनी है, पेशेंट का BP कंट्रोल करना है, उसको आपने V1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देने हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट में किडनी काम नहीं कर रही, ठीक है, काम नहीं करेगी तो पेशेंट को ऑलरेडी उसका BP हाई हो गया, ठीक है, तो हम नहीं चाहते, ठीक है। BP हाई हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, CARB दे देते हैं, V1 रिसेप्टर ब्लॉकर दे देते हैं एंटागोनिस्ट, जिसमें हमारे पास टोल्वेप्टिन आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद B2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। फिर डायलिसिस हो, फिर एंड में ट्रांसप्लांट कराओगे किडनी का, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।